नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। कानपुर देहात परोखा गांव पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं परोख गांव। सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। पथरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति का पैतृक गांव है परोख और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि सीएम भी मौजूद रहेंगे और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। काफी भीड़ नजर आ रही है लोगों की कानपुर देहात में। ये कार्यक्रम पैतृक गांव है राष्ट्रपति का, जहां पर यह आयोजन हो रहा है परोख गांव में। और इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए। राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं और इस आयोजन में सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परोख जाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति तो पहुंच गए हैं परोख गांव, जो कि उनका पैतृक गांव है। पथरी माता मंदिर में यहां पर पूजा अर्चना करेंगे और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ा आयोजन है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। कानपुर देहात के परोख गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम स्थल पर। सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी का काफिला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हुआ, जहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने आयोजित उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शानदार उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ के 1,406 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और निवेशकों को संबोधित भी किया। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी करीब 2 बजे कानपुर के परोख गांव पहुंचेंगे। परोख में राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी पथरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति और पीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति के साथ पीएम अंबेडकर की नई मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करेंगे। तो यूपी दौरे पर है पीएम मोदी। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली वो तस्वीर जब लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री, और दूसरी ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया पीएम ने, और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं 2 बजे कानपुर के परोख गांव पहुंचने का कार्यक्रम है। तो बस थोड़ा सा और इंतजार, पहुंचने ही वाले हैं। राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की युवा शक्ति में नए सपनों को उड़ाने की सामर्थ्य है। उन्होंने निवेशकों से कभी समय निकालकर काशी जरूर जाने की अपील की। वहीं सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ गया है। यहां 500 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। हमने लगातार यहां पर काम किया है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य यूपी होगा।
कहाँ कितना निवेश हुआ? एग्रीकल्चर की बात की जाए 275 प्रोजेक्ट्स और 11,297 करोड़ रुपए। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में 26 प्रोजेक्ट्स 7,876 करोड़ रुपए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स 13 प्रोजेक्ट्स है, इसके 6,632 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग में 27 प्रोजेक्ट्स हैं और 6,227 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हैंडलूम टेक्सटाइल्स में 46 प्रोजेक्ट्स हैं और 5,642 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। एमएसएमई में 805 प्रोजेक्ट्स हैं और 4,459 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हाउसिंग एंड कमर्शियल में 19 प्रोजेक्ट हैं और इसमें अगर बात की जाए तो 4,344 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हेल्थ केयर की बात कर ले तो 8 प्रोजेक्ट्स, उसमें 2,205 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। डिफेंस एंड एरोस्पेस में 23 प्रोजेक्ट्स और 1,773 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स में 26 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 1,295 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। शिक्षा बेहद अहम है, इसमें 6 प्रोजेक्ट्स हैं और 1,183 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। और आज उत्तर प्रदेश का यह तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को अंगीकार किया जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को छठी अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। लीड्स 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 7 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है। और अब झारखंड से खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है, साथ ही मेंटेनेबिलिटी का बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता चित्रंजन कुमार ने पीआईएल कर्ता शिव शंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार से खास बातचीत की। सेल कंपनी और लीज खनन मामले को लेकर लगातार झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पिछली सुनवाई में इसको लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया था। जो इसकी मेंटेनेबिलिटी है उसको, इस पर लगातार सवाल राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे थे। आज फैसले में क्या कुछ हुआ और क्या अहम मुद्दों पर चर्चा? देखिए, हमारे यहाँ झारखंड हाईकोर्ट रूल है। रूल के हिसाब से पहले मेंटेनेबिलिटी देखना है पिटिशनर का और मेरिट पिटिशन का, पिटिशनर का क्रीडेंशियल और पिटिशन का मेंटेनेबिलिटी। तो उसको माननीय न्यायालय ने अप्रिशिएट करते हुए हम लोगों का आर्गूमेंट, एक जजमेंट दिया है जिसके हिसाब से ये मेंटेनेबल है और क्रीडेंशियल भी सही है। अब हमको पूरा विश्वास है
कि माननीय न्यायालय इसकी मेंटेनेबिलिटी जो मेरिट है उस पर सुनवाई होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने डाले हैं वो क्लियर हो गया है कि हमारे पक्ष में वो सही डॉक्यूमेंट्स है, और माननीय न्यायालय को हम लोगों ने एक तरह से सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं अपने तरफ से जो हो सकता है एक पिटिशनर का, कि जिसको देख करके माननीय न्यायालय अप्रिसिएट करके उसको जजमेंट हमारे पक्ष में सीबीआई को हैंडओवर करने का जो मेरा प्रेयर है उसको दे सकती है, ऐसा हमको। झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल लगातार जो याचिकाकर्ता जो पीआईएल करता है उन पे मेंटलिटी पे लगातार सवाल उठा रहे थे और कोर्ट में लगातार इन सारी पहलुओं पे बात कर रहे थे, और सीबीआई जांच की जो आप लोग मांग कर रहे थे उसको भी वो सिरे से खारिज कर रहे थे। क्या देखिए, सरकार के तरफ से भी अपीयर कर रहे थे लोग, मिस्टर सिब्बल, और रोहतगी साहब अपीयर कर रहे थे हेमंत सोरेन की तरफ से, मुख्यमंत्री। तो वो दोनों के आर्गूमेंट्स को भी माननीय न्यायालय ने सुना, हमारा भी आर्गूमेंट सुना। माननीय न्यायालय ने हमारा जो क्रेडेंशियल है उसको भी अप्रिसिएट किया कि नहीं, हमारा क्रेडेंशियल सही है, हमारा मेंटेनेबल है पिटिशन, ऐसा भी माननीय न्यायालय ने अप्रिसिएट किया है। और अब उसको जो है मेरिट के लिए रख दिया है, डेट फिक्स कर दिया है 10 जून को। 10 जून को इसको पूरा सुनवाई होनी है। अब 10 जून से सुनवाई जब शुरू होगी तो हम लोग बहस करेंगे। मेन जो हम लोग का डिमांड है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से हो। जो लगातार आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, इसमें ईडी भी एक पार्टी बनी है और ईडी ने बंद लिफाफे में कई कागजात हम दस्तावेज भी पेश किए, तो क्या उस पर आप उस दस्तावेज पर अब क्या होगा, क्या कुछ? देखिए, पूर्व में चूंकि माननीय न्यायालय ने कहा था कि हम तो देख चुके हैं, उसके बाद वो लोग गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए, माननीय न्यायालय को कहा, उसके बाद आप मेरिट पे सुनिए। ऐसा माननीय न्यायालय कर रही है कि अब जो है सुनवाई मेरिट पे ही सुनेगी। और पूर्व में देखने के बाद से, और जो आर्गूमेंट हुआ था तुषार मेहता साहब का कि इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, वो अब हमको लगता है कि समय आगे आ जाएगा मेरिट पर देखने के बाद से कि कुल लोगों का कुछ जो है ना डिस्क्लोज होने लगेगा, और माननीय न्यायालय जो सील बंद लिफाफा है उसको वो देख सकती है, ऐसा हम लोगों को लगता है। 2 मामलों पे मेंटेबिलिटी का मामला चल रहा था और 3 मामले जुड़े हुए, मनरेगा भी मामले जुड़े। क्या आप तीनों मामले एक साथ इस पर बातचीत होगी, सुनवाई होगी? मनरेगा स्कैम का भी, मनरेगा स्कैम में तो मेंटेनेबिलिटी टेंशन नहीं था, लेकिन क्या है कि अब मेंटेनेबिलिटी उसका भी ठीक हो गया है और उस पर भी सुनवाई होगी। हमको लगता है कि मनरेगा स्कैम जो है, जो सेक्रेटरी पूजा सिंघल थी और के श्रीनिवासन वगैरह जो थे माइंस डिपार्टमेंट में, और जो लूटपाट हुआ है उसका अब रास्ता सीधे पाकुड़ साहेबगंज तक और उधर जितना भी है वो जा रहा है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जांच होगी तो सारे लोग पकड़े जाएंगे। अगली तारीख कब है? 10 जून को रखी गई है, 10 जून को सुनवाई। अगली 10 तारीख बहुत अहम तारीख मानी जा रही, क्योंकि इस दिन इन तीनों पहलुओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई होगी। और जो ईडी ने जो दस्तावेज हाईकोर्ट के समक्ष रखा है उन सारी विषयों को खोला जाएगा और उन पर क्या दस्तावेज, उन दस्तावेज के आधार पर क्या कुछ बातें रखी जाती है इन सारी याचिकाकर्ताओं के तरफ से। इन सारी विषयों को लेकर 10 तारीख एक अहम दिन और तारीख माना जा रहा है राज्य सरकार के लिए भी, और जो याचिकाकर्ता हैं शिवशंकर शर्मा उनके तरफ से। ये थे हमारे साथ राजीव कुमार, जो याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा हैं, उनके अधिवक्ता। सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो ये सीएम हेमंत के लिए एक बड़ा झटका है। रुख करते हैं अब अगली खबर का। वाराणसी के लम्बी स्थित सुभाष भवन में काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलता है, इसके बावजूद हमें हमारे आराध्य देव की पूजा नहीं करने दी जा रही है। फिर वहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? जब हमारी पूजा पर प्रतिबंध है तो नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि संत समाज आंदोलनरत है, अगर वहां नमाज पढ़ी जाएगी तो हम भी पूजा करने की मांग हर हाल में करेंगे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि जब तक इस मसले पर अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक ज्ञानवापी में हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर अब अदालत में जुलाई के महीने में सुनवाई होनी है, 4 जुलाई और 8 जुलाई को। लेकिन उसके पहले अब साधु संतों का जो सम्मेलन हुआ, संत सम्मेलन में स्वामी बालदास ने मांग उठाई है कि दोनों पक्षों का समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजा नहीं होने दी जा रही है तो फिर नमाज क्यों होने दी जा रही है? कोर्ट का फैसला आने तक वहां पर कोई नहीं जाना चाहिए ज्ञानवापी में, ना हिंदू और ना मुस्लिम।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से अभिषेक झा जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ और इस साधु संतों का जो सम्मेलन हुआ, क्या मांग उठाई गई? देखिए, ज्ञानवापी को लेकर के और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जो अदालती लड़ाई है उस पर तो 1 महीने की ब्रेक लगी हुई है, 1 महीने तक रोकथाम लगी हुई है। जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला होगा। लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो वीडियो लीक हुए और जो वीडियो बाहर आए और उसके जो शिवलिंग दिखाई दिया, जो दावा किया जा रहा, उसे लेकर के अब जो संत समाज है वो अलग अलग बैठकें और ऐलान कर रहा है। और उसका इसकी साफ मांग है कि अगर वहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है तो उसका पूजन होना ही चाहिए, और अगर पूजन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमारी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए वहाँ पे मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और वहाँ नमाज तो कतई न पढ़ी जाए। आज एक धर्म परिषद की बैठक हुई है और उस बैठक में कुल 22 बिंदुओं पर सहमति बनाई गई है और ये कहा गया है, ये मांग की गई है कि हमें वहाँ पे पूजन का अधिकार दिया जाए, साथ ही साथ मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी पक्षों के ऊपर रोक लगाई जाए, ना तो वहाँ नमाज अदा की जाए ना ही पूजा पाठ हो। इसके अलावा हमें याद होगा कि अभी कल जो स्वामी अवधूतेश्वरानंद है, स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कल यानी कि 4 तारीख को बाकायदा पूजन करने का ऐलान किया है कि वो जाएंगे। प्रशासन ने घेराबंदी तेज कर दी है, उनको रोके। तो कहीं ना कहीं अदालती लड़ाई पे तो रोक लगी हुई है 1 महीने तक के लिए, लेकिन जो सामाजिक संगठन है और उसके अलावा जो संतों का समाज है वो अब मुखर होकर के सामने रोज बैठकें कर रहा है और रोज नए ऐलान हो रहे हैं। जी तो अभिषेक, आगे कल का भी दिन देखना होगा। और अब इन लोगों की जो मांग है, मांग किससे? क्योंकि अदालत में छुट्टियां हैं तो उस पर तो रोक लगी हुई है, अब किससे मांग की जा रही है? ये बाकायदा प्रशासन से मांग की जा रही है, जबकि साफ तौर पे अदालत की तरफ से जब वजू खाने में जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस पूरी जगह को सील कर दिया गया है, लेकिन जिस फ्लोर पे वो वजू खाना है वहां पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग। और आज देखिए तीसरा शुक्रवार है और तीसरा शुक्रवार यानी कि कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तीसरा शुक्रवार है और आज भी वहां पे मुस्लिमों की जो भीड़ है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के पास तस्वीरें आई और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आज मुस्लिम फिर वहां पहुंच रहे हैं और इसी चीज पर रोक लगाने की मांग लगातार संत समाज की ओर से हो रहा है, जिसे लेकर के धर्म परिषद में बैठक हुई है। और वहीं दूसरा एक धड़ा ऐसा है जो लगातार, जैसा हमने देखा था कि 2015 में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जब गणेश प्रतिमा के गंगा में विसर्जन पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी तो काशी के संत समाज धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, सपा सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। तो कल जो ऐलान किया गया है उसे लेकर के भी प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं कि आखिर वो इस चीज से कैसे निकले। एक तरफ अदालत का आदेश है, अदालत की रोक लगी हुई है, अदालत में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो संत समाज है वो लगातार वहां पर पूजन के अधिकार का मांग कर रहा है। अभिषेक, अब ऐसे में माहौल ना बिगड़े, क्योंकि नमाज शुक्रवार का दिन, फिर कल का दिन भी है, क्या इंतजाम प्रशासन ने किया? आपने आला अधिकारियों से बातचीत की होगी। देखिए, ये इतना संवेदनशील मामला है कि इस मामले को लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी है, इसे लेकर के कोई भी अधिकारी ऑन द कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जो जमीन पे हम लोग गतिविधि देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कल ऐलान किया गया है पूजन का, तो स्वामी अवधूतेश्वरानंद के पास बाकायदा लगातार अधिकारी जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना कार्यक्रम स्थगित कर दें। वहीं दूसरी ओर जो आज धर्म परिषद की बैठक हुई है वहां पर भी जो इंटेलिजेंस की नजरें हैं वो लगातार लगी हुई थी कि यहाँ पे क्या प्रस्ताव पारित होता है और कैसे इन सब चीजों को समझाया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, क्योंकि मामला अदालत में है। और बिल्कुल, अब ऐसे में अलर्ट रहने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक झा तमाम जानकारी के लिए। रुकाते अगली खबर का, गृह मंत्रालय की पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 बजे दोबारा ये बैठक शुरू होगी। टारगेट किलिंग पर मंथन जारी है। जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद फैलता जा रहा है और जो कश्मीरी पंडित है उन पर हमला हो रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं हिंदू उन पर हमला हो रहा है, उसके बाद से लगातार उनका पलायन जारी है। और इस बेहद गंभीर मसले पर बैठक हुई। पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे और अब 3 बजे के बाद बैठक होगी। डीजी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। और अब हादसे की खबर है बिजनौर से। प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। भीषण टक्कर के बाद खाई में बस गिर गई। बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी जसपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। अब आपको हादसे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और जो बस है इस टक्कर के बाद
सीधे खाई में गिर गई। इसमें जो यात्री थे वो जख्मी हो गए हैं। फौरन मौके पर पुलिस पहुंची और इसमें सवार आधा दर्जन जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा हुआ है अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी जसपुर रोड पर, जहां पर इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है और जो लोग इसमें घायल हैं उन्हें पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। उसका शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि उसके साथ जो अन्य शख्स सवार था उसकी हालत जो है वो बताई जा रही है कि घायल है वो, और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इस बीच जो बस है वो सीधे खाई में गिर गई। बस में भी यात्री सवार थे, उन्हें भी चोटें आई हैं। किसी तरह से मदद करके यात्रियों को बाहर निकाला गया। खाई में बस गिरी और उसके बाद जो घायल है वहां पुलिस पहुंची और उन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहीर अहमद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। जहीर, ये हादसा कब हुआ, कैसे हुई लापरवाही, कहाँ हुई? बिल्कुल, देखिए लगभग दोपहर 12 बजे की घटना है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर जसपुर रोड पर एक प्राइवेट बस थी और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। साथ ही जो दूसरा बाइक पर सवार था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद जो है बस की रफ्तार तेज थी तो वो खाई में जाकर के पलट गई। बस के अंदर भी लगभग 6 से ज्यादा लोग जो हैं सवार वो घायल हो गए हैं। सबका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह क्या रही, गलती किसकी रही, पुलिस इस मामले की जांच करने की बात कह रही है। जी, और क्या तमाम घायलों को निकाल लिया गया है वहां से और अस्पताल भेज दिया गया है? बिल्कुल, देखिए जो लोग बस के अंदर सवार थे उनको भी निकाल लिया गया है। जो बाइक पर सवार थे उनको शव को एक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी जो घायल थे सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ लोग मामूली रूप से घायल थे, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका सबका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ये तो जो शख्स इसमें मारा गया है उसकी पहचान हो पाई, कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था और क्या परिजनों को इसके बारे में खबर की गई? बिल्कुल, देखिए जो एक्सीडेंट में बाइक सवार था उसकी पहचान हो चुकी है। वो शेरकोट थाना क्षेत्र का रहने वाला था। परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिली तो परिवार में भी कोहराम मच गया और मौके पर लोग पहुंच गए हैं और जो रोना धोना शुरू हो चुका है। परिवार में गम का माहौल है फिलहाल। जी, शुक्रिया आपका जहीर अहमद तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे ही खबर मिली उसके बाद पूरे घर में मातम छा गया। दूसरी तरफ जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करवाया है। चलिए रुक करते अगली खबर का। देवघर में बढ़ते क्राइम और जनता की शिकायतों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए देवघर एसपी ने पुलिस हेल्पलाइन का गठन हर थानों में किया है। बता दें कि इस पुलिस हेल्पलाइन का जो गठन किया गया है इसकी मॉनिटरिंग देवघर एसपी करेंगे। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर या शिकायत करने जाते हैं तो अब आपको थाने के द्वारा एक कंप्यूटर से प्रिंट रसीद दी जाएगी और 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पुलिस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको पहले भी किया गया है झारखंड पुलिस में इसका प्रयोग। मैंने कार्तिक सर को इसका प्रयोग करते हुए देखा था बोकारो में जब मैं एएसपी था। और इसमें सुविधा ये है कि थाने में कोई भी आदमी आता है उसको कंप्यूटरीकृत पावती पत्र दिया जाता है और जैसे ही वो अपलोड होता है कंप्यूटर में वो एसपी ऑफिस में दिखने लगता है। उसका फ़ोन नंबर भी एसपी ऑफिस में दिखने लगता है। तो फरियादियों को 7 दिन के अंदर न्याय मिलेगा, समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।